Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हार्ट की। हार्ट के क्या क्या चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से उनके वॉल्व होते हैं, उनकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और हार्ट से ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी का सबसे मेन और प्राइम ऑर्गन। ये लंग्स और मिडिल चेस्ट के बीच में लोकेटेड होता है, यानी हमारे ब्रेस्ट बोन के स्लाइटली लेफ्ट में। एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो हार्ट को सराउंड करती है। पेरिकार्डियम की दो लेयर होती है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर हार्ट के रूट से जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं उनको सराउंड करती है, और उनके अटैचमेंट जो लिगामेंट्स अटैच होते हैं स्पाइनल कॉलम, डायफ्राम या अदर बॉडी पार्ट से, उनको आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम सराउंड करती है। इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम हमारे हार्ट के मसल से अटैच होता है, जिसमें एक कोटिंग होती है फ्लूइड की जो सेपरेट करती है दो लेयर। दो लेयर कौन कौन से, आउटर लेयर और इनर लेयर को एक कोटिंग ऑफ फ्लूइड सेपरेट करता है। इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि हमारे लंग्स के पास में एक नॉच होता है जिसे हम कार्डियक नॉच कहते हैं, जहां पे हार्ट लोकेटेड होता है। फिर हम देख सकते हैं लेयर, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक एंडोकार्डियम है, मायोकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियल कैविटी है जिसमें फ्लूइड रहता है, एपिकार्डियम है जो एक विसरल लेयर होता है हमारे पेरिकार्डियम का, और एक पेराइटल लेयर है। पेरिकार्डियम एक फाइब्रस लेयर होता है। जब हम बात करते हैं हार्ट के चैम्बर्स के बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट में चार चैम्बर, दो अपर चैम्बर्स एंड दो लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स में लेफ्ट एंड राइट एट्रिया है, और लोअर चैम्बर्स में लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हमारे हार्ट के ऊपरी सेक्शन में हमारा राइट एट्रियम है, हमारा लेफ्ट एट्रियम है, वहीं निचले हिस्से में और राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। एक वॉल होती है मसल्स की जिसे हम सेप्टम कहते हैं, जो सेपरेट करते हैं लेफ्ट एंड राइट एट्रिया को। उसी तरीके से वही सेम ग्रुप ऑफ मसल्स या जिसे हम सेप्टम कहते हैं, वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को भी सेपरेट करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है हार्ट में। लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर की जो वॉल होती है वो सिर्फ हाफ इंच थिक होती है, लेकिन उसमें इतना फोर्स होता है कि वो ब्लड को एओर्टिक वॉल्व के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में पुश कर सके, जिससे हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन मेनली पंपिंग ऑफ ब्लड से रिलेटेड होता है,
जितनी अच्छी हमारी पंपिंग होती है ब्लड की, उतना ही अच्छा हमारा सर्कुलेशन होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो चैम्बर है उसकी वॉल्स थिक है, सिर्फ हाफ इंच की थिकनेस है उनमें, लेकिन इसमें इतना फोर्स होता है कि ये एओर्टिक वॉल्व को बाईपास करके पूरे बॉडी में सर्कुलेशन मेंटेन करने में सक्षम होते हैं। हार्ट के चैम्बर के बाद अब बात करते हैं हार्ट के वॉल्व्स के बारे में। मेनली हमारे हार्ट में 4 तरह की वॉल्व होती है। इन वॉल्व्स का मेन फंक्शन ये होता है कि ब्लड का फ्लो यूनिडायरेक्शनल हो, यानी रिजर्जिटेशन ना हो पाए, जिसमें अगर ब्लड आगे की तरफ जा रहा है तो वो पीछे की तरफ ना आ सके, यानी मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ना हो। जिस भी चैम्बर का काम बॉडी, हार्ट से बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना है, वो ब्लड सर्कुलेट करे वहां, उसी चैम्बर से ब्लड हार्ट में वापस ना आए। वहीं दूसरी तरफ जो चैम्बर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाने के लिए, उन चैम्बर्स से हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड सर्कुलेट ना हो सके, इसलिए हार्ट के वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं और यही उनका मेन फंक्शन होता है कि ये बैक फ्लो नहीं होने देते। मेनली जो 4 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ट्राइकास्पिड, माइट्रल, पल्मोनरी एंड एओर्टिक वाल्व। ट्राइकास्पिड जो है वो ब्लड फ्लो रेगुलेट करता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। जो पल्मोनरी वाल्व है वो कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में, जिससे ब्लड कैरी होता है लंग्स को, जहां से वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है। माइट्रल वाल्व, माइट्रल वाल्व हमारे ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स के थ्रू पास होते हैं लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी माइट्रल वाल्व अलाउ करता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से पास होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आए और इसका बैक फ्लो ना हो। ये मेन रोल प्ले करते हैं माइट्रल वाल्व। एओर्टिक वाल्व का मेन फंक्शन ये होता है कि ये एक रास्ता खोलते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को पास होने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ। जो एओर्टा होती है वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। इसीलिए अगर किसी को एओर्टा में कोई भी प्लाक फॉर्मेशन हो जाए तो कार्डियक फेलियर के चांसेस ऑलमोस्ट 99% हो जाते हैं और सर्कुलेशन वहां ऑलमोस्ट रुक जाता है ब्लड। अब हार्ट के वॉल्व्स को ही हम इस पिक्चर से समझते हैं। राइट एट्रियम जो ब्लू सेक्शन में हमको दिख रहे हैं हल्के ग्रीनिश में, वो राइट साइड है, और जो रेडिश हमको दिख रहे हैं वो लेफ्ट साइड है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो है ट्राइकास्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व है वो पल्मोनरी वॉल्व है। लेफ्ट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो माइट्रल वॉल्व है। वहीं हमारे वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में जो वॉल्व है वो एओर्टिक वॉल्व। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे वॉल्व्स का मेन फंक्शन ये होता है कि वो ब्लड का बैक फ्लो ना होने दे, यानी यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होना चाहिए, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कभी बॉल में मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं तो ऐसे
कंडीशंस को वॉल्व डिफेक्ट कहा जाता है, जो धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हैं। अब बात करते हैं हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन के बारे में। एक नॉर्मल इंसान का हार्ट रेट समवेयर 60 टू 100 बीट्स पर मिनट का होता है। हार्ट रेट या पल्स ये होता है कि एक मिनट में कितने बार हार्ट ब्लड को पंप करता है। हर पंप को हम बीट से काउंट करते हैं। तो एक मिनट में कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, वही होता है हमारा हार्ट रेट। हार्ट रेट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और नॉर्मल जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या हम रेस्टिंग फेज में हैं, उस समय हमारा हार्ट रेट लो होता है। वहीं जैसे ही हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं या किसी भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। हार्ट रेट इंक्रीज होने के कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। हार्ट रेट के इंक्रीज होने के क्या फैक्टर्स हैं, उनके बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि हार्ट रेट को हम मेजर कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हार्ट रेट को मेजर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हमारे बॉडी में, जैसे हमारे रिस्ट के इनसाइड सेक्शन में, हमारे एल्बो के इनसाइड सेक्शन में, हमारे नेक के साइड में, या हमारे फीट के टॉप में। इन 4 जगहों से हम अपने हार्ट रेट या पल्स रेट को हम इजीली मेजर कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। और इसके लिए कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती। मैन्युअली इसको किया जा सकता है, और ये बहुत ही इजी प्रोसेस भी होता है। देखिए, एल्बो के इनसाइड सेक्शन में हम मेजर कर सकते हैं अपना हार्ट रेट। उसी तरह डॉर्सलिस पेडिस वाले सेक्शन में भी हम हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। पोस्टीरियर टीबियल के इन सेक्शन में भी हम अपना हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। बेसिकली इसको मेजर करने के लिए हम अपने फिंगर्स या से ही हम इनको मेजर कर सकते हैं कुछ कैलकुलेशन के साथ। इसको मेजर करने के लिए हमें अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को स्किन में टच कराना होता है। दोनों फिंगर्स को जब हम टच कराते हैं, तो हमें हल्का सा प्रेस करना। हल्का सा जब हम प्रेस करेंगे तो हमें वहां ब्लड के पल्सेस फील होने लगेंगे। जैसे ही हम इन पल्सेस को फील कर रहे हैं, हम वहां काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। अगर हमें वहां पे पल्स फील नहीं हो रही है, तो हम आसपास एरिया में मूव करते हैं, तब तक जब तक हमें उस पर्टिकुलर एरिया में पल्स रेट फील नहीं हो रही या ब्लड का पल्सिंग इफेक्ट फील नहीं हो रहा। जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें काउंट करना है 10 सेकेंड्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सेकेंड्स के बाद हमें उसी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। इससे हमें पर मिनट की हार्ट रेट या पल्स रेट फील हो जाएगी या पता चल जाएगी। सो हमें मेनली अपने इंडेक्स या मिडिल फिंगर्स के यूज से हम अपने हार्ट रेट को या पल्स रेट को पता कर सकते हैं। जिस एरिया में, जो हमने अभी 4 एरिया देखे कि हमारे रिस्ट के अंदर में, हमारे एल्बोस के इनसाइड सेक्शन में, हमारे नेक में, और हमारे फुट के इनसाइड में यानी
डॉर्सलिस पेडिस जैसे एरियाज में हम अगर अपने दोनों फिंगर्स मिडिल और इंडेक्स फिंगर्स को प्लेस करते हैं, हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर हम 10 सेकेंड्स के लिए काउंट करेंगे और उसके बाद हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो हमें हमारे हार्ट रेट या पल्स रेट पर मिनट का मिल जाएगा। नॉर्मली 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होती, जो कि वेरी करती है पर्सन टू पर्सन और वेरी करती है पेशेंट की पोजीशन और एक्टिविटी लेवल पे। एक सेडेंटरी पर्सन की हार्ट रेट कम होती है, वहीं एक एक्टिव पर्सन या एक फिजिकली एक्टिव यानी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व या किसी भी ऐसे एक्टिविटी जिससे कि ब्लड पंपिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है बॉडी को, ऐसे एक्टिविटीज में हमारे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि हार्ट रेट को कौन कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करती है अदर देन एक्सरसाइज। हमने ये बात किया कि एक्सरसाइज तो हमारे हार्ट रेट में इफेक्ट डालती है। जो पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है उनका हार्ट रेट नॉर्मली ज़्यादा होता है, और जो पर्सन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जी रहे, उनका हार्ट रेट ऑलमोस्ट कम होता है। लेकिन एक्सरसाइज के अलावा भी ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हार्ट रेट को हैम्पर करते हैं, जैसे कि इमोशंस। जब भी कोई इंसान किसी भी तरह का स्ट्रेस में होता है या अपसेट होता है या एंजाइटी अटैक आ रही है, ऐसे केसेस में उसके हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं। खुशी के समय या बहुत ज्यादा दुख के समय भी पर्सन के हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस या एंजाइटी और मूड ऑफ द पर्सन, कि पर्सन का मूड कैसा है, हैप्पी है या अपसेट है, बहुत ज्यादा अपसेट है, इस इन फैक्टर्स पे भी हार्ट रेट डिपेंड करते हैं। बॉडी का साइज, जैसे जैसे पर्सन ओबीस कैटेगरी की तरफ बढ़ता है, तो वहां देखने को मिलता है कि हार्ट रेट स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है या फास्टर होती, हार्ट की बीटिंग फास्टर होती, क्योंकि बॉडी का साइज ज्यादा है तो पूरे एरिया में ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट को पंपिंग इफेक्ट भी ज्यादा देना पड़ता है, यानी हार्ट के पंपिंग भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने वेट को नॉर्मल रखा जाए, अच्छी डाइट फॉलो की जाए, और अपने जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, जो 18 से लेकर 24 तक नॉर्मल होता है, 25 टू 30 ओवरवेट एंड 30 एबव क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ओबेसिटी में क्लासिफाई होते हैं। तो जो भी पर्सन ओवरवेट या ओबेसिटी में होते हैं, उनका बॉडी साइज बड़ा होता है, इसीलिए उनमें ब्लड सर्कुलेशन भी ज्यादा होती है और उनका अल्टीमेटली हार्ट रेट या पल्स रेट भी ज्यादा होती है। अगर कोई बीटा ब्लॉकर जैसे मेडिकेशंस में या थायराइड की मेडिसिन में, बीटा ब्लॉकर्स हमारे हार्ट रेट को स्लो कर देते, लेकिन थायराइड की मेडिसिन, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, इन मेडिकेशंस के अंदर जो भी पेशेंट होते हैं उनकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। बीटा ब्लॉकर्स स्लो करते हैं और थायराइड मेडिसिन उनको फास्ट कर देते हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि थायराइड, स्पेसिफिकली हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा होता है, पेशेंट ओबीस कैटेगरी में आने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में, जैसा हमने पिछले फैक्टर में बात किया, कि जैसे जैसे बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ता है हमारे हार्ट रेट बढ़ने लगते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा कैफीन या निकोटीन में, यानी कोई बहुत ज्यादा कॉफी कंजम्पशन करता है, टी कंजम्पशन कर रहा है, या बहुत ज्यादा सोडा जैसे ड्रिंक्स में से एसोसिएटेड है,
उसी के साथ जो लोग बहुत ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं या चेन स्मोकर हैं, ऐसे लोगों में हार्ट रेट इंक्रीज्ड मिलता है। कैफीन एक तरह से स्टिमुलेंट होता है जो हमारे बॉडी में हाइपर एक्टिविटी लाता है, एक एनर्जी बूस्टर भी काम करता है। और जब एक कोई भी चीज एनर्जी बूस्टर का काम करती है तो वहाँ हार्ट रेट ज्यादा होता है। निकोटिन भी एक ऐसे ही स्टिमुलेंट होते हैं जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होते हैं, इनमें भी हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिलता है। हार्ट रेट सॉरी हार्ट रिसीव्स इट्स ओन सप्लाई। हार्ट की अपनी एक सप्लाई नेटवर्क है, ब्लड की एक नेटवर्क जो कोरोनरी आर्टरी से होती है। मेनली दो तरह की मेजर कोरोनरी आर्टरीज होती है जो एयोर्टा से निकलती है। वो है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी एंड राइट मेन कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरीज में भी दो ब्रांचेस होती है, circumflex artery and left anterior descending artery। दो ब्रांचेस, पहली circumflex artery और दूसरी लेड यानी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। हमारी जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है इसके जो सप्लाई है ये होते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के थ्रू। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है लेफ्ट एट्रियम और साइड एंड बैक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड में और लेफ्ट वेंट्रिकल के पिछले हिस्से को वो सप्लाई करती है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती है फ्रंट एंड बॉटम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल और जो सेप्टम का जो फ्रंट सेक्शन होता है उनको। सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज मेनली हमारे लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के कुछ एरियाज में सप्लाई करते हैं, और जो लेड आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है लेफ्ट वेंट्रिकल के और सेप्टम के फ्रंट सेक्शन में। राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरीज के भी दो ब्रांचेस होते हैं, राइट मार्जिनल आर्टरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करते हैं हमारे राइट एट्रियम को, हमारे राइट वेंट्रिकल को, और एन जो नीचे का पोर्शन होता है वेंट्रिकल और सेप्टम का उसको सप्लाई करते हैं। अब देखते हैं एक चेन जो होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन का, सर कि हमारे हार्ट से कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आता है राइट एट्रियम में। वहां से वहां होते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व हमारे लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम में ब्लड जाने के लिए एक पैसेज होते हैं जो इन फ्लो अलाउ करते हैं लेकिन बैक फ्लो अलाउ नहीं करते। राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जाता है हमारे सर पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारा होता है पल्मोनरी वॉल्व। अगेन उसका यही फंक्शन है कि वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट अलाउ करेंगे लेकिन बैक फ्लो अलाउ नहीं करेंगे। पल्मोनरी आर्टरी से हमारे ब्लड जाता है हमारे लंग्स में, जहाँ एल्वियोलाइज के कॉर्नर्स में या एल्वियोलाइज में ब्लड मिक्स होता है हमारे ऑक्सीजन से, और वहां से बन जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में सप्लाई होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोर्टा, और एयोर्टा से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। अब बात करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में।
हमने जान लिया हार्ट के लेयर्स के बारे में, हमने जान लिया हार्ट के चैम्बर्स के बारे में, हमने जाना कि हार्ट के वॉल्व्स कौन कौन से होते हैं, वाल्व के फंक्शन क्या क्या होते हैं, हमने ये देखा कि हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। हार्ट फेलियर एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें कार्डियक वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो जाता है, जिसमें हार्ट अनेबल होता है या जितना बॉडी की डिमांड है उतना ब्लड वो पंप नहीं कर पाता, क्योंकि बॉडी की साइज ज्यादा है या फिर कोई ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो हार्ट को उस नीड के अकॉर्डिंग पंप करना पड़ता है। अगर बॉडी की साइज ज्यादा है तो कई बार हार्ट फेल हो जाता है, क्योंकि हार्ट उतना ब्लड नहीं पंप कर पाता। जब भी हम सिम्टम को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ कार्डियक आउटपुट कम है, और जिससे हमारी जो मेटाबॉलिक डिमांड है बॉडी की वो फुलफिल नहीं हो पाती, जिसके कारण, और यही हार्ट फेलियर एक ऐसे कॉजेज है कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी की। कई तरह की थेरेपीज अवेलेबल हैं, एडवांसमेंट हो चुके हैं, प्रिवेंशनरी मेजर्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक जैसी चीजें बहुत ही कॉमन हो गई है, और ये सबसे टॉप रीजन होती है हार्ट रिलेटेड मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी की। ये कोई भी डिसऑर्डर से हो सकती है, पेरिकार्डियम के डिसऑर्डर, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, हार्ट के वॉल्व के इश्यूज हो सकते हैं, या कोई ब्लड वेसल्स के इश्यू हो सकते हैं, या कोई भी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, जिनके कारण हार्ट उतना फंक्शन नहीं कर पा रहा है या कार्डियक आउटपुट इनएडिक्वेट हो चुका है कि ब्लड उतना पंप नहीं हो रहा है हार्ट से, जिससे बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड्स को पूरी किया जा सके। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक नॉर्मल और एक कंजेस्टिव हार्ट के बारे में। नॉर्मल हार्ट की तरफ जब हम देखते हैं तो जो वेंट्रिकुलर चैम्बर्स होते हैं वो एकदम नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब हम कंजेस्टिव हार्ट में बात करते हैं तो वहाँ थिकनिंग हो जाती है वेंट्रिकुलर चैम्बर्स में, जिसके कारण फिलिंग जो होती है वो कम होती है, और जो ब्लड का इजेक्शन होता है वो भी कम होता है, यानी हमारा जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है ब्लड का, जिसके कारण बॉडी में पूरी तरीके से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता, और मेटाबॉलिक डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पाती है हार्ट की। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने हार्ट फेलियर्स को 4 तरह से क्लासिफाई किया है। पहला, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। क्लास 1 हार्ट फेलियर वो होते हैं जिसमें हार्ट फेलियर की कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते, डिसफंक्शन है लेकिन हार्ट फेलियर के कोई भी सिम्टम्स नहीं। क्लास 2 हार्ट फेलियर जिसमें दिनचर्या की पूरी एक्टिविटीज की जा सकती है या पेशेंट कर लेता है किसी भी कोई डिफिकल्टी के बिना, लेकिन जब भी वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे बॉडी को एक्सर्शन होता है या बॉडी में डिमांड बढ़ती है ब्लड की, तब वहाँ पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगता है, या बहुत जल्दी पेशेंट थकने लगता है, फटीग होने लगता है। अगर ऐसा किसी पेशेंट को होता है तो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे क्लास 2 हार्ट फेलियर से क्लासिफाई किया जाता है। क्लास 3 हार्ट फेलियर, इसमें पेशेंट को बहुत दिक्कत जाती है
इवन अपनी दिनचर्या की एक्टिविटी करने में भी, यानी पेशेंट अपनी दिनचर्या की एक्टिविटी करने में भी सक्षम नहीं हो पाता है। और ऐसे कंडीशन में शॉर्ट ब्रेथ की शॉर्टनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, थकान बहुत ज़्यादा लगती है पेशेंट को, और ऐसे पेशेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है क्लास 3 हार्ट फेलियर। क्लास 4 हार्ट फेलियर में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है तब भी अगर पेशेंट रेस्टिंग में है, यानी कि पेशेंट रेस्ट कर रहा है, पेशेंट एक ही जगह में स्टेबल है, लेकिन तब भी उसे कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो सकती है। और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बढ़ता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, और इसी में सबसे ज्यादा हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं। इसीलिए जैसे जैसे हार्ट फेलियर के सिम्टम्स बढ़ते हैं, हार्ट के सिम्टम्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। जैसे पहले क्लासिफिकेशन में यानी क्लास 1 में कोई सिम्टम्स नहीं दिखे, क्लास 2 में पेशेंट अपनी एक्टिविटीज डेली की कर सकता है, लेकिन उसे ओवर एक्सर्शन करने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील हो। क्लास 3 में वो अपनी दिनचर्या की एक्टिविटीज भी नहीं कर पाता। क्लास 4 में पेशेंट दिनचर्या की एक्टिविटीज तो कर ही नहीं पाता, साथ ही उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जब वो आराम कर रहा है, रेस्ट में है, तब भी फील होने लगती है। तो क्लास 4 हार्ट फेलियर से उसे क्लासिफाई कर दिया जाता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA, इन्होंने भी हमारे हार्ट फेलियर्स को 4 सेक्शंस में या 4 स्टेजेस में क्लासिफाई किया। स्टेज ए, स्टेज बी एंड स्टेज सी एंड स्टेज डी। स्टेज ए में पेशेंट को बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है। हार्ट फेलियर, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई है, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, लेकिन पेशेंट में कोई भी सिम्टम्स नहीं है हार्ट फेलियर के। स्टेज बी में हार्ट डिजीज है पेशेंट, वॉल्व वॉल्व डिफेक्ट हो सकता है या कोई भी डिफेक्ट, दूसरा डिफेक्ट हो सकता है। ऐसे में जब पेशेंट को हार्ट की डिजीज है लेकिन सिम्टम्स नहीं है या कोई साइन नहीं है, तब उसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्टेज बी से। स्टेज सी में ये देखा जाता है कि पेशेंट को हार्ट डिजीज है, लेकिन उसी के साथ साथ पेशेंट में कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स भी प्रेजेंट हैं जो हार्ट फेलियर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी हार्ट डिजीज के साथ साथ हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब ऐसा होता है तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे हार्ट फेलियर की स्टेज सी कहा जाता है। स्टेज डी में एडवांस्ड हार्ट फेलियर हो जाता है, यानी हार्ट फेल कंप्लीट हो चुका है और उसे अब सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स की जरूरत है। इसे कंजर्वेटिवली या लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से मैनेज नहीं किया जा सकता है। नॉर्मली अगर कोई माइनर हार्ट रिस्क डिजीज है या हार्ट डिजीज है, तो उसे अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से हम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।